वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन डी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है और जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। हमें लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्योंकि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, इसलिए हम आयताकार भूखंड की चौड़ाई को x मान लेंगे। लंबाई क्या हो जाएगी? 2x + 1। एरिया 528 गिवन है। यहाँ पर एरिया का हम रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब हम x की मल्टीप्लाई करेंगे और 528 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। 528 की 2 से मल्टीप्लाई 1056, और अब हमें 1056 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का 1 आए और प्रोडक्ट -1056 आए। ओके, तो हम ऐसे इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब देखिए फैक्टर्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। हम इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई आएगी 32 और इनटू में 33, यानी हमें दो नंबर्स मिल गए 33 और 32, जिनके बीच में 1 का डिफरेंस है और प्रोडक्ट जो है वो 1056 आएगी। तो हम लिखेंगे 2x² प्लस का 1 चाहिए तो 33 प्लस का रहेगा, 32 माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिर्फ अभी आप x को कॉमन लिख सकते हैं। 2x प्लस 33 माइनस यहाँ से अभी 16 कॉमन आएगा और कुछ आप कॉमन नहीं ले सकते। दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम हो गई हैं। 2x प्लस 33 और x माइनस 16, इन दोनों नंबर्स को हम अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -33/2, लेकिन ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि x है चौड़ाई और चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो आप क्या लिखेंगे? अतः भूखंड की चौड़ाई है 16 मीटर और लंबाई के लिए आप इसके डबल में 1 ऐड कर देंगे। 16 2 ज़ा 32, 32 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो 33 मीटर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लिए जाते। हमें इस रेल की प्रारंभिक चाल बतानी है। तो मान लेंगे, माना रेल की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समय यानी टाइम का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे चाल। ये रूल हम यहाँ लगा देंगे क्योंकि हमें 3 घंटे ज़्यादा लेती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूरी कितनी है? 480। अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो ये स्पीड हो जाती x - 8। उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो आप क्या करेंगे? इस समय में से नॉर्मल चाल वाला समय माइनस करके 3 के इक्वल रख देंगे। ओके, यहाँ से 480 कॉमन, 1/x - 8, 1/x इज इक्वल टू 3। एलसीएम लेंगे x इंटू x - 8, ये वाला नंबर इधर और ये वाला इधर। इस माइनस का ध्यान रखना, ये -8 के साइन को चेंज कर देगा। x और x दोनों टर्म कैंसिल। 480 और 8 की मल्टीप्लाई, 480 × 8 इज इक्वल टू 3x x - 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। ओके, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसे आप सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू लेकर आएंगे। 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है,
थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। नाउ 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। 1280 राइट साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। अब हमें ऐसे टू नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई -1280 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -8। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम ऐसे इसके फैक्टर्स बनाएंगे और फिर हमें दो नंबर्स मिलेंगे 40 और 32। क्योंकि आपको माइनस का 8 चाहिए तो माइनस का 40 और 32 प्लस का -1280 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 40, यहाँ से आप 32 कॉमन लिखेंगे तो x माइनस 40 ही बचेगा। अब x माइनस 40 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। दोनों नंबर्स को जब आप अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, जिनमें से x की एक वैल्यू -32 होगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि x क्या है, रेलगाड़ी की स्पीड जो नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, अब x की वैल्यू 40 आ गई, अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल 40 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। ट्रायंगल है PQR। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। ट्रायंगल PQR में DE और OQ पैरेलल हैं। ये वाली लाइन है DE, ये OQ के पैरेलल है। ओके, DF और OR पैरेलल हैं। DF और OR, ये वाली लाइन DF है, ये है OR। हमें ये शो करना है कि EF QR के पैरेलल है। EF कहाँ पर है, ये वाली, और QR है यहाँ। चलिए इसमें सिंपल इसमें हम BPT का यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर गिवन टू प्रूव सारी चीजें लिखनी होंगी। गिवन टू प्रूव सब कुछ स्टेटमेंट में होता है। गिवन में आप क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक। ओके, इन ट्रायंगल PQR DE पैरेलल OQ और DF पैरेलल OR, बस इतना काफी है टू प्रूव EF पैरेलल QR। ओके, नाउ प्रूफ। पहले हम ट्रायंगल लेंगे POQ में। इन ट्रायंगल POQ, देखिए POQ कौन सी ट्रायंगल है, POQ ट्रायंगल है ये वाली POQ। इस रेड कलर वाली ट्रायंगल में ED पैरेलल है OQ के। इट मीन्स साइड्स का रेशो PE बाय EQ, PD बाय DO, ये इक्वल होगा बाय BPT। PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय DO बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब दूसरी ट्रायंगल हम राइट साइड वाली लेंगे। इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल OR। इसका मतलब अब क्या होगा, अब ये वाली साइड PF डिवाइडेड बाय FR इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DO। PF बाय FR इज इक्वल टू PD बाय DO। इसे आप बना दे फर्स्ट इक्वेशन और ये बन जाएगी सेकेंड। अब इन दोनों में देखिए ध्यान से, अगर दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। फ्रॉम 1 and 2 PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR। अब जरा ये साइड्स देखिए आप, कौन कौन सी साइड्स का रेशो ले आए हैं। PE डिवाइडेड बाय EQ, PF डिवाइडेड बाय FR। अगर ये रेशो इक्वल है तो BPT के कन्वर्स से EF पैरेलल हो जाएगी QR की। ओके,
सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी प्रमेय के विलोम से EF पैरेलल QR, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये है थेल्स प्रमेय। सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस पहले वाले क्वेश्चन में जो आपने ये बीपीटी यूज की है ये वही थ्योरम है, इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। कभी कभी ये थ्योरम सिर्फ नेम से आ जाती है, तब आपको इसकी स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। गिवन में सिर्फ एक ट्रायंगल है और दो लाइन पैरेलल हैं, BC और DE। ये है BC और ये है DE। टू प्रूव साइड्स का रेशो AD/DB इज इक्वल टू AE/CE। इसमें थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। BE और CD को आप मिला देंगे। ये जो ग्रीन लाइनें हैं BE और CD को मिला दिया। DM परपेंडिकुलर AC, ये DM परपेंडिकुलर है AC पर, AC या AE कुछ भी आप लिख सकते हैं। और EN परपेंडिकुलर है AB पर, ये है AB और ये परपेंडिकुलर है EN। ओके, अब हमें इस ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ADE का एरिया दो तरीकों से कैलकुलेट करना है। एक बार आप ये वाला बेस लेंगे AD, अगर ये वाला बेस लिया तो हाइट कौन सी हो जाएगी, EN हो जाएगी, यानी 1/2 इंटू AD इंटू EN। सिमिलरली अगर आप ये वाला बेस लेंगे, इस तरफ वाला ये बेस है, तो हाइट कौन सी हो जाएगी, ये DM, 1/2 AE इंटू DM। उसके बाद दो ट्रायंगल हैं BDE और CDE। देखिए कहाँ, यहाँ पर ये है BDE, ये वाली ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, वही 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पर बेस कौन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेस है ये, और इसका परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है ये EN। ओके, 1/2 BD इंटू EN। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करेंगे CDE का। यहाँ के लिए बेस कौन हो जाएगा, CE। अगर बेस यहाँ है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, जो ये D से M तक जाएगा। ओके, 1/2 CE इंटू DM। अब हमें एक ही काम करना है, क्या, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को एक बार तो BDE वाले एरिया से डिवाइड कर देना है, और एक बार इस वाले एरिया को, ये जो दूसरा एरिया है CDE ट्रायंगल का, इससे डिवाइड करना है। एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE। ऐसा करने से क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट, EN से EN, AD/BD आ गया। ऐसे ही जब आप दूसरी डिवीजन करेंगे, ये टर्म्स कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, AE/CE आ गया। यानी जो हमें प्रूव करना था, जो हमें यहाँ टू प्रूव में आप लिख कर आए हैं, ये दोनों रेशो आ जाएंगे आपके पास। और अब एक छोटी सी बात आपको लिखनी है, क्या, DE BC के पैरेलल है। देखिए कहाँ, ये रही, DE और BC पैरेलल है। ये देखिए, ये लाइन है DE, ये इस BC के पैरेलल है। ओके, और ये जो दो ट्रायंगल है BDE और ये दूसरी ट्रायंगल है CDE, ये दोनों, इन दोनों का बेस सेम है DE, और ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है। जब जब भी ऐसा हो कि दो ट्रायंगल एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होती हैं, तो उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। इस बात का हमें क्या फ़ायदा होगा, ये दोनों साइड देखिए ध्यान से, इनका न्यूमरेटर तो इक्वल है ही, अगर आप डिनोमिनेटर भी इक्वल ले आए तो ये पूरी लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी, और अगर लेफ्ट इक्वल हो गई तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। ओके, दोनों का एरिया इक्वल है इन BDE और CDE ट्रायंगल का। फ्रॉम 1 2 and 3 AD/BD इज इक्वल टू AE/CE, हेंस प्रूव्ड। इतनी सी बात आपको लिखनी है। बस ये ध्यान रख लेना कि ये जो आप चार एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये आप सही से लिख लें। उसके बाद जैसे ही आप डिवाइड करेंगे और ये एक छोटी सी बात लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, थ्योरम फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है और हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। ये स्टेटमेंट में यहाँ कुछ मिस है,
रेडियस नहीं दे रखी है हमें, और जब तक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होगी हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसलिए इस क्वेश्चन को हम रिजेक्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन की चॉइस में, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं, यहाँ पर और आएगा। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, ये और इन्होंने यहाँ लिख दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रोहित को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था और वो अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाह रहा है। लट्टू है शंकु के आकार का, तो काम का वर्ड क्या है? शंकु, जिसके ऊपर क्या है? एक अर्धगोला। टोटल हाइट दे रखी है, इसका व्यास दे रखा है, और हमें इसका कलर करने वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ये है लट्टू जिसमें कोन के ऊपर एक अर्धगोला है। लट्टू की कुल ऊंचाई आपने लिख ली, व्यास लिख लिया, और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का हाफ। ये डेसिमल जब आप हटाएंगे तो ये बन जाएगी 35/20 सेंटीमीटर। अब हमें इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे? कुल ऊंचाई में से ये अर्धगोले की जो त्रिज्या है इसको माइनस कर देंगे। कुल ऊंचाई है 5 और त्रिज्या है 35/20। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 20, 25 100 माइनस 35, 65/20 सेंटीमीटर। ये आ गई कोन की हाइट। अब हमारे पास इस कोन की रेडियस है, h है। इस l को हम कैलकुलेट करेंगे। l का क्या फॉर्मूला होता है? r² प्लस h² का अंडर रूट। r की वैल्यू क्या है? 35/20। h की वैल्यू है 65/20। दोनों का स्क्वायर, सम और अंडर रूट। 35 का स्क्वायर 1225 और 20 का 400। 4225 डिवाइडेड बाय 400। ओके, इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 5450, एलसीएम लेंगे 400 और ऊपर वाले दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे। ओके, अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देना और इस वाली ज़ीरो के नाम का डेसिमल लगा लो, यानी 54.5 डिवाइडेड बाय 4। ओके, 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे 13.6245 20। और अब इसका अंडर रूट जब आप लेंगे तो 3.65 इज इक्वल टू 3.7। ओके, 13.625 का अंडर रूट जैसे 8th क्लास में कैलकुलेट करते थे आपको वैसे ही कैलकुलेट करना होगा। यहाँ ज़ीरो लगा ली, ये पेयर कितने पर जाएगा? 3 3 9। ओके, 13 - 9 4 6 2, यहाँ पर 3 का डबल होता है। ओके, अब डेसिमल लग जाएगा। 6 6 जा 36 होता है। इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 396। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 6 ऊपर से 50 आ गया और यहाँ पर 132, 66 का डबल। अब 13 का टेबल हमें 66 तक पढ़ना है तो 5 पर ले जाते हैं। 6625, 25 बचेगा। 2 डेसिमल तक हमने इसे कैलकुलेट किया, फिर हमने इसे 3.7 सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, अब हमें इस लट्टू का जहाँ पर उसे कलर करने हैं, लट्टू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर कलर होगा, कहाँ कलर होगा? इस कोन के पोर्शन में, यानी πr/l। कोन का तो वक्र पृष्ठीय ही आएगा, और जो ये अर्धगोला है, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। लेकिन ये पूरे लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जाता है। ओके, जहाँ पर उसे कलर करने हैं। तो आप क्या लिखेंगे? πr/l, ये तो आपने शंकु का लिख दिया, और ये लिख दिया अर्धगोले का। यहाँ से πr कॉमन, l + 2r, पाई की वैल्यू पुट कर देना। रेडियस की वैल्यू है 35/20, l की वैल्यू 3.7 है, हम इसे 37/10 लिख देते हैं। और रेडियस का डबल, रेडियस 2r। 2r का मतलब डायमीटर ही हो जाता है, यानी 3.5। 3.5 को हम लिखेंगे 35/10। ओके, नाउ 7
5 ज़ा 5, 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 और ये 11, यानी बाहर तो है 11/2 मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे 10, दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे 72, 36, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, कैंसिल मत करना क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 39.6, एक के बाद आपको सिर्फ डेसिमल लगाना है, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 में ये डाटा गिवन है, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये टेबल बनाएंगे। ये है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, महिला शिक्षकों का प्रतिशत, ये एफआई की वैल्यू है। एक्सआई क्या होता है, इनका मिड पॉइंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 15 + 25/2, वैल्यू आ जाएगी 20। अब हमें इन दोनों लाइंस की मल्टीप्लाई करनी है, यानी एफआई एक्सआई। 26 जा 120, 330, 280, 200, 240, 140 और 80। ओके, इन सभी नंबर्स का हम सम करेंगे 1390। सारे एफआई का भी सम होगा 35 और माध्य यानी एक्स बार, क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एफआई एक्सआई डिवाइडेड बाय समेशन एफआई, यानी 1390 डिवाइडेड बाय 35। 5 से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 278, और जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 39.71 आ जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, इसमें इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें ज़रूरत होती है सी एफ की। ओके, सी एफ कैसे बनाते हैं, फर्स्ट नंबर एज इट इज़, देन 5 + 4 9, 9 + 13 22, देन 42, 56, 64 और 68, इन सभी का सम भी 68। ये होती है एन की वैल्यू। हमें एन का हाफ करना होता है, 68 का हाफ 34, और 34 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पर 42 है। इट मीन्स ये वाली लाइन हमारे काम की है। काम की लाइन में जो ऊपर वाला नंबर होता है ये सी एफ होता है, खुद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ, एल लोअर लिमिट होती है। तो हमें ये सभी वैल्यूज लिख लेनी है। यहाँ पर एल की वैल्यू है 125, एन की वैल्यू 68 है, तो n/2 34 हो जाएगी। सी एफ 22, एफ की वैल्यू 20, और एच होता है इनका डिफरेंस, एच की वैल्यू है यहाँ पर 20। ओके, माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है, L + n/2 - सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई एच। ये सभी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे, n/2 यानी 34 - 22 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 125 में जब आप 12 को ऐड करेंगे तो 137 आ जाएगा माध्यक। इसी के साथ सेक्शन डी के सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।